अगर आपका बच्चा 18 ईयर से छोटा है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम सब हमारे बच्चों के लिए सेविंग्स करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, एफडीज लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, लेकिन क्या हम हमारे बच्चे के लिए कोई लीगल अरेंजमेंट्स भी करते हैं? क्योंकि अगर पेरेंट्स के साथ कभी कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए और दोनों पेरेंट्स ना रहे, तो उस बच्चे का क्या होगा जो 18 साल से छोटा है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक छोटे बच्चे के लिए जितनी सेविंग्स करना जरूरी है, उतना ही लीगल अरेंजमेंट्स करना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट हरीश और आप देख रहे हैं एक्ट्स विद फैक्ट्स बाय हरीश, जहां हम लॉ को समझते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस ये सब है, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए आप विल बनाइए। विल में क्लियरली मेंशन कीजिए कि आपके बाद आपके जो भी एसेट्स हैं वो किसको मिलने चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक फ्लैट है, 10 लाख की सेविंग्स है और कुछ इन्वेस्टमेंट्स के प्लान भी है, और आप चाहते हैं कि आपके ना रहने के बाद ये सब आपके स्पाउस और बच्चे को मिले। तो इस बात को क्लियरली विल में मेंशन कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपको मेंशन करना है पहले कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ है, कौन सी है, कितनी है। दूसरा, आपके बैंक अकाउंट्स किस बैंक में है, किस अकाउंट में कितनी सेविंग्स है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। चौथी बात, इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने कौन से टाइप के इंश्योरेंस लिए, उनके पॉलिसी नंबर्स एट्सेट्रा। और उसके अलावा पांचवी बात, और कोई मेजर एसेट्स। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपके ना रहने के बाद ये एसेट्स किस पर्सन को मिलने चाहिए। फिर एक प्रॉपरली ड्राफ्टेड और लीगली एग्जीक्यूटेड विल बनाइए। और एक इंपॉर्टेंट काम, अपनी विल को हर 5 या 10 साल बाद नहीं, बल्कि जब भी फैमिली सिचुएशन या एसेट्स में कोई मेजर चेंज आए तो उसको रिव्यू कीजिए। जैसे कि आज आप बैचलर हैं लेकिन फ्यूचर में आप शादी कर रहे हैं, तो मैरिज के बाद आपकी विल चेंज होनी चाहिए। अगर आप मैरिज होने के बाद आपको बच्चा हो जाता है, तब आप अपनी विल को रिव्यू कीजिए, और अगर लगता है तो कुछ चेंजेस कीजिए, या आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको भी एक नई विल बना के उसमें मेंशन कीजिए। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को आपको आपकी विल में मेंशन करना है, यानी विल को रिव्यू करते रहना है। और एक सिंपल सोल्यूशन दोस्तों, आपकी फैमिली को आप हमेशा कन्फ्यूजन में मत रखिए कि आपके पास क्या सेविंग्स है, क्या इन्वेस्टमेंट्स है। सारा नोट डाउन करके अपने किसी भरोसेमंद फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए। अब दूसरा, अपने बच्चे के लिए ट्रस्टेड यानी भरोसे का गार्जियन डिसाइड कीजिए। सोचिए दोस्तों, अगर वर्स्ट केस सिचुएशन में दोनों पेरेंट्स अवेलेबल नहीं रहे तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? इस सवाल का जवाब आपको आज डिसाइड करना चाहिए, ना कि इमरजेंसी के बाद। आपको क्या करना चाहिए कि अपने फैमिली में या ट्रस्टेड सर्कल में एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये पर्सन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चे की उठा सकता है। जैसे कि आपका भाई बहन, पेरेंट्स, या फिर आपका कोई क्लोज रिलेटिव, या फिर आपका कोई फैमिली फ्रेंड। लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आपको उन पर बहुत भरोसा है, क्योंकि आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और किसी की लाइफ यानी आपके बच्चे को आप अपने बच्चे के लिए गार्जियन बना रहे हैं, और आपको सोचना है कि क्या ये पर्सन आपके बच्चे की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होगा, क्या वो फाइनेंशियली मेंटली रेडी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उस पर्सन से बात करनी है, आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको उनका कंसेंट लेना चाहिए कि कल को वो ना मुकर जाए, इसलिए आप रिटर्न में उनका कंसेंट लीजिए और अपनी विल में एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस क्लियरली रिकॉर्ड कीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक बच्चा है। दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए तो चाइल्ड की केयर उनकी सिस्टर करेगी। तो दोनों पेरेंट्स को अपनी एस्टेट प्लानिंग में इस प्रेफरेंस को क्लियरली रिकॉर्ड यानी मेंशन करना चाहिए, मेंशन करना पड़ेगा। इससे फैमिली को ये क्लियर रहेगा कि पेरेंट्स की प्रेफरेंस क्या थी। आज एक ट्रस्टेड पर्सन डिसाइड कीजिए, उससे बात कीजिए और अपनी लीगल प्लानिंग में उसका नाम प्रॉपर्ली इंक्लूड कीजिए। सिंपल है। अब पॉइंट 3, हर बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट की नॉमिनेशन चेक करिए। दोस्तों, अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर अपने बैंक अकाउंट्स हो या फिर अपनी कोई इन्वेस्टमेंट हो, जैसे कोई एफडीज है, जैसे कोई सेविंग्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसी कोई भी टाइप की आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स है, तो आप अपने कंप्यूटर में कोई सेव्ड पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल में मेंशन कीजिए, या फिर अपने अंडर सेफ डिपॉजिट में रखी हुई डायरी में मेंशन कीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपके पास है जो फाइनेंस से जुड़ी हुई है। और ये ज़रूर चेक कीजिए इन सारे अकाउंट्स में कि आपने नॉमिनी किसको मेंशन किया है, या फिर आपने कहीं पे नॉमिनी मेंशन ही नहीं किया है। और अगर नॉमिनी आउटडेटेड है तो उसे अपडेट कीजिए। जैसे कि आपने बैंक अकाउंट 10 साल पहले खोला था और उसमें नॉमिनी आपके फादर थे, अब आप मैरिड है, अब तो आपका बच्चा भी है, लेकिन अभी भी नॉमिनेशन तो आपने पूरा नहीं किया हुआ है जो फर्स्ट टाइम किया था।
तो दोस्तों उस नॉमिनेशन को रिव्यू कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा याद रखिए कि नॉमिनेशन अपडेट करने के साथ अपनी विल भी चेक कीजिए। दोनों डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल प्लानिंग को कॉन्ट्राडिक्टरी ना करें, यानी दोनों में नाम सेम होने चाहिए या फिर आपके प्लानिंग के हिसाब से होने चाहिए, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल स्प्रेडशीट या नोटबुक बनाकर उसमें सारे अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, बैंक सबके नाम लिखने हैं और आपको चेक करना है कि नॉमिनेशन किसके नाम पर है, उसको चेंज करना है या नहीं करना है। वेरी सिंपल। अब पॉइंट नंबर 4 पे आपको एक फैमिली डॉक्यूमेंट बनाइए। आपको एक फैमिली डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसमें आप मेंशन कीजिए सबसे पहले कि लीगल डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या बनाए हैं। जैसे कि आपने विल बनाई है, आपके पास कौन से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास कौन से एग्रीमेंट्स हैं, या फिर आपके पास और कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को एक फाइल में मेंशन कीजिए, ताकि आपके किसी भी परिवारजन को, किसी भी फैमिली मेम्बर को इन सारी चीज़ों के बारे में एक साथ कंपाइलेशन में पता। और उसी डायरी में आपके इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स भी मेंशन कीजिए, यानी कि जैसे आपके कॉन्टैक्ट के जो लॉयर हैं जिनसे आप हमेशा सलाह मशवरा करते हैं, या फिर आपके जो कॉन्टैक्ट में सीए है जिनके पास आप आईटीआर फाइलिंग के लिए जाते हो, या फिर आपके और कोई फाइनेंशियल एडवाइजर का नंबर, या फिर किसी इंश्योरेंस एजेंट का नंबर, इन सारे लोगों के नंबर आपको मेंशन करने हैं। और आपको पासवर्ड्स फाइल में ओपनली लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके स्पाउस या कोई ट्रस्टेड पर्सन है तो उनको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे। जैसे कि आपके पास 3 बैंक अकाउंट, 2 इंश्योरेंस पॉलिसी और एक म्यूचुअल फंड है। अगर फैमिली को इनमें से किसी के बारे में पता ही नहीं तो क्लेम करने और आइडेंटिफाई करने में अननेसेसरी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि एक फिजिकल फाइल या सिक्योर डिजिटल फोल्डर बनाइए और उसकी लोकेशन अपने स्पाउस या ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या किसी ट्रस्टेड पर्सन को बताइए। सिंपल। अब 5वां पॉइंट, बच्चे के फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों अब आखिरी पॉइंट में हम बताते हैं कि क्या करना है आपको। आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट किस नाम पर है। आपके नाम पर, आपके स्पाउस के नाम पर, या फिर बच्चे के नाम पर, या फिर जॉइंटली। और अगर आपका बच्चा माइनर है तो उस इन्वेस्टमेंट को उसके एडल्ट होने तक कौन मैनेज करेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने हर चाइल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के सामने लिखना है कि इन्वेस्टमेंट किसके नाम पर है, और उस इन्वेस्टमेंट को जब मेरा बच्चा 18 साल तक नहीं है, यानी 18 साल के पहले, कौन उस इन्वेस्टमेंट को संभालेगा, आपके बाद, यानी पेरेंट्स ना रहे तो दोस्तों जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे देश में कई फैमिलीज एक न्यूक्लियर फैमिलीज बन चुकी है, यानी छोटा परिवार। और ऐसे किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में किसी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, इसीलिए हर पेरेंट्स को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अरेंजमेंट्स के साथ साथ लीगल अरेंजमेंट्स करना भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपका कोई भी सवाल हो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।